नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वोल्टेक सेल को बनाने वाले हैं। वोल्टेक सेल के बारे में पूरा एक्सप्लेन हम करेंगे और प्रैक्टिकली उसके बारे में जानेंगे कि ये सेल ज़्यादा क्यों नहीं चल पाए, इसमें कौन से दोष हो गए थे, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके अलावा जो फैराडे के जो नियम है, फैराडे ने बैटरी के संबंध में 2 नियम दिए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से वो नियम अप्लाई किए जाते हैं, प्रैक्टिकली उनको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेल के बारे में पता चल सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक सर्वप्रथम ऐसा सेल था जिसे केमिकल द्वारा बनाया गया था, जिसका निर्माण वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 के बीच में किया था। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास ये एक कांच का पात्र है और इसके अलावा हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कॉपर की छड़ और दूसरी जिंक की छड़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में है ये जिंक की छड़ है और ये है कॉपर की छड़। ये जो जिंक की छड़ है ये मुझे जो शुष्क सेल होता है उसमें से मिली है, क्योंकि जो शुष्क सेल का जो पात्र होता है, बाहरी आवरण होता है, वो जिंक का होता है। और ये है लोड, हम इससे लोड चला करके देखेंगे क्या ये चल पाता है या नहीं। और मल्टीमीटर की सहायता से हम इसमें करंट चेक करेंगे, वोल्टेज भी चेक करेंगे। इसे बनाने के लिए हम जो केमिकल यूज़ करेंगे वो है H2SO4, तनु H2SO4 इसे बोलते हैं। दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है। दोस्तों 2 इलेक्ट्रोड मैंने इसमें लगा दिए हैं। जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माइनस का इलेक्ट्रोड है जिसे कि हम कैथोड भी कहते हैं। और इसके अलावा एक कॉपर का इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, इसे एनोड कहते हैं। चलिए इसमें अब इलेक्ट्रोलाइट डाल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी हमने जो यूज़ किया है केमिकल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों ये जो एसिड है ये बहुत ही तीक्ष्ण होता है, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है। अगर ये चमड़ी पर गिर जाए तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है, चमड़ी को जला सकता है, इसलिए हमें सेफ्टी रखनी होगी। तो दोस्तों इतना करने के बाद में ये जो सेल है हमें वोल्टेज प्रदान कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना इसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो अभिक्रियाएं हैं वो होना स्टार्ट हो चुकी है। अभिक्रियाओं के बाद में अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले हम इसकी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें सच में वोल्टेज दे पाता है। तो चलिए ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसकी सहायता से हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए मल्टीमीटर में जो रीडिंग है आप लोग देख सकते हैं, लगभग 0.5 वोल्ट के करीब ये हमें दे रहा है, यानी कि 0.5 यानी आधा वोल्ट हमें इससे अभी मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमें वोल्टेज किस प्रकार से देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा H2SO4 है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों आयन उपस्थित होते हैं। तो जब भी इस सेल को लोड के साथ संयोजित किया जाता है तो ये जो हमारा H2SO4 है दोनों अलग अलग आयन में विभक्त हो जाता है, यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन में और जो सल्फेट आयन है यानी SO4 जो है वो नेगेटिव आयन के अंदर चेंज हो जाता है। और दोस्तों आयनों में टूटने के बाद में जो हमारा सल्फेट आयन है ये जिंक के पास जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। इसी तरह से जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर की छड़ के ऊपर जाकर के बुलबुलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इनकी इसी प्रक्रिया से सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर होता है, परंतु जो सेल के बाहर जो धारा का प्रवाह है वो कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर होता है। इसी कारण हम कॉपर प्लेट को एनोड तथा जिंक प्लेट को कैथोड कहते हैं। और इन आयनों की इसी प्रक्रिया के कारण हमें वोल्टेज मिलती है और ये सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर पाता है। तो आइए अब हम एक ऐसा सेल और बना करके इसी के सीरीज में जोड़ करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने इन दोनों सेलों को सीरीज में जोड़ लिया है। सीरीज में जोड़ने के लिए एक सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव आपस में जोड़ते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इसकी आप वोल्टेज चेक करिए, लगभग 1 वोल्ट ये हमें दे रहे हैं, यानी कि एक सेल हमें लगभग आधा वोल्ट दे रहा है, तो दोनों सेल मिलकर के हमें लगभग 1 वोल्ट दे रहे हैं।
तो अब इन सेल पर हम एक लोड चला करके देखते हैं क्या वो चल पाता है या नहीं। तो हमारे पास ये एलईडी है, हम इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या ये जल पाती है या नहीं। तो हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं जल पाई, क्योंकि ये जो एलईडी है ये 3 वोल्ट पर जलती है। 3 वोल्ट रेटिंग की ये एलईडी है। अगर कोई 1 वोल्ट का लोड होता तो वो अवश्य चल पाता, परंतु ये 3 वोल्ट की एलईडी है, ये नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई लोड की। लोड अगर 1 वोल्ट हो तो वो आसानी से चल सकता है। अब अपने फैराडे के नियम की बात करते हैं। जो फैराडे ने जो नियम दिए थे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो नियम है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, M समानुपाती IT। इसका क्या मतलब है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा नियम है दोस्तों। ये तो आपको पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वो आपस में अणुओं में टूट जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा यही नियम है कि जितने भी अणु टूटे हैं वो उस विलयन में से कितने समय तक धारा प्रवाहित हुई और कितनी मात्रा में धारा प्रवाहित हुई उसके समानुपाती होंगे। तो सीधी सीधी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी विलयन में से बहुत देर तक धारा प्रवाहित करता रहूँ तो उसके जो अणु हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे। और अगर मैं किसी विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह कम करूँ तो जो अणु हैं मेरे वो भी कम टूटेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा नियम है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। M समानुपाती IT। यहाँ पर M का मतलब है कि मुक्त हुए पदार्थ, यानी कि कितने पदार्थ जो है वो अणुओं में टूटे हैं। I जो है वो विद्युत धारा है, यानी कि कितनी अमाउंट में आपने विद्युत धारा को फ्लो करवाया। 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, कुछ भी हो सकता है। और T यहाँ पर क्या है? समय है। वे कितने समय तक आपने विद्युत धारा का प्रवाह जो है इस विलयन में से करवाया है। और दोस्तों इसका जो संयुक्त रूप है वो ये है M बराबर ZIT। और दोस्तों Z यहाँ पर क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है, ये जो फैराडे का फर्स्ट नियम है। और दोस्तों इसका जो सेकंड नियम है उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें विद्युत धारा की मात्रा सेम रहेगी, करंट की मात्रा भी बिल्कुल सेम रहेगी, परंतु जो विलयन है वो अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि वो जो नियम है वो अलग अलग विलयंस के लिए है। यानी कि आपने बहुत सारे पात्र ले रखे हैं, बहुत सारे आपके पास विलयन है, उसमें वो नियम लगता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस साल की करंट रेटिंग दिखा देता हूँ, चेक करा के दिखा देता हूँ कितना करंट ये हमें दे सकता है। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 36 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये जो सेल है ज़्यादा क्यों नहीं चल पाया। तो इसका आंसर ये है कि जो आपने कॉपर की छड़ के ऊपर बुलबुले देखे थे जो हाइड्रोजन के थे, उसके कारण जो कॉपर की छड़ है वो कुचालक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसकी जो चालकता है कम हो जाती है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। इसी दोष के कारण इसका यूज़ नहीं किया जाता और इसको पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए हो, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह की प्रैक्टिकल ही हम बनाएं। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।